बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे और महफूज भी होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए 3 लेक्चर्स का एक सीरीज़ पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था वो हमने कवर किया 712 से लेकर 712 टू 1857। जब अरबों ने सिंध को फतेह किया वहाँ से शुरू किया उसको हमने मुग़ल डाउनफॉल तक, यानी कि जंग आज़ादी, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, पार्ट 1 फर्स्ट लेक्चर था हमारा वो। ये आज का हमारा दूसरा लेक्चर है, सेकंड पार्ट, सेकंड लेक्चर, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया फ्रॉम 1857 टू 1947, यानी कि फ्रॉम द वार ऑफ इंडिपेंडेंस टिल द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश का दौर है उसको समझते हैं आज, और ये है पार्ट 2 सेकंड लेक्चर। और जो हमारा आखिरी और थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे 1947 से लेकर 2025 तक। ये जो हमारे 3 लेक्चर्स हैं आपको बहुत सपोर्ट करेंगे डिफरेंट टेस्टों के लिए, और वैसे भी एज अ पाकिस्तानी हमें लाजमी अपनी हिस्ट्री को समझना चाहिए। अगर हम बात करें एग्जाम्स को लेकर, चाहे कोई आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है या वन पेपर एमसीक्यूज टेस्ट है, इवन इंटरव्यूज़ के लिए भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है जी, तो आइए समझते हैं, आइए डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो के अंदर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया फ्रॉम 1857 to 1947, part 2. द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको जंग आज़ादी यानी कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडियन म्यूटनी या इंडियन रिवोल्ट भी कहा जाता है, जो स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 को। इसको हमने डिस्कस किया अपने लास्ट लेक्चर में भी, और ख़त्म हुआ 1 नवंबर 1858। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मीरठ से। यूपी का सिटी है उत्तर प्रदेश, मीरठ, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि मुगल दौर का डाउनफॉल और ब्रिटिश का आगाज यहाँ से। द क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वाज रेड बाय लॉर्ड कैनिंग। क्वीन विक्टोरिया ने लंदन से, इंग्लैंड से जो है वर्डिक्शन सेंड किया, लेटर सेंड किया कि जो है इस पर अमल किया जाए इंडिया के अंदर, अब यानी कि इसके मुताबिक गवर्नमेंट बनाया जाए। दैट इज नोन एज क्वींस प्रोक्लेमेशन। जिसको रीड किया, जिसको पढ़ा इंडिया के अंदर लॉर्ड कैनिंग, ये तब की बात है। क्वींस प्रोक्लेमेशन वाज रेड ऑन 1 नवंबर 1858 इन इलाहाबाद दरबार। फेमस सिटी है इलाहाबाद। 1 नवंबर 1858 को दरबार कहते हैं एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग, एक गैदरिंग, एक ग्रैंड गैदरिंग हुआ। लोग असेंबल हुए, जमा हुए इलाहाबाद में, दरबार हुआ वहाँ पे, और वहाँ पे अनाउंस किया, वहाँ जो है जो क्वीन का प्रोक्लेमेशन, फतवा या हुक्म ऑर्डर, उसको पढ़ा किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखें 1773 से जो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको इन्फॉर्म किया था टिल द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो मुगल दौर है, लेकिन मुगल काफी कमजोर थे तो ब्रिटिश काफी इन्वॉल्व हुए पावर के अंदर। यहां पर ब्रिटिश ने खुद अपॉइंट किए थे अपने गवर्नर जनरल्स को। तो ये 1857 को आकर ये जो गवर्नर जनरल्स का ओहदा था, टाइटल था, ये खत्म किया गया। फिर यहां से वायसराय आ जाता है। तो 1858 से लेकर 1947 तक जो ब्रिटिश इरा है डायरेक्टली इंडिया के ऊपर, तो वहां वायसरायज थे। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है जी। अच्छा, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेड ऑन 31 दिसंबर 1600, और ये डिसोल्व कब हुआ? ये फिर डिसोल्व किया गया, ये खत्म किया गया
1874 की बात है, 1 जून 1874। यानी कि इसका काम था ट्रेड करना, कारोबार करना। अब तो वो रहा ही नहीं, अब तो बस कब्जा किया गया ना इंडिया के ऊपर। यहाँ दारुल देवबंद, तहरीक देवबंद फेमस है, देवबंद यूपी के अंदर ही है, टाउन, वहां से ये नाम पड़ गया। was established on 30 May 1866 इन देवबंद यूपी। बहुत बड़ी तहरीक है देवबंद की, बहुत सारे उलमा इकराम मिलेंगे आपको यहाँ देवबंद से भी। फिर जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसके बाद दो बड़े मूवमेंट्स चले इंडिया के अंदर। एक तरीके देवबंद जो मजहबी लिहाज से, दूसरा ये अलीगढ़ तहरीक। और जब बात हो अलीगढ़ की तो हम बस याद कर लेते हैं सर सैयद अहमद खान को। 17 अक्टूबर 1817 को आप पैदा हुए दिल्ली में, और आपका इंतकाल, डेथ हुआ 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में, जहां पर आपको दफन भी किया गया। अलीगढ़ मूवमेंट क्या है? Simply the services, the contributions of Sir Syed Ahmad Khan, known as अलीगढ़ मूवमेंट। और न सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि जो आपकी तहरीक है जिसका मेन फोकस था एजुकेशन, लेकिन समाजी लिहाज से, सियासी लिहाज से, मजहबी लिहाज से बहुत सारी खिदमातें हैं आपके। तो जो ओवरऑल आपकी तहरीक है, आपके कंट्रीब्यूशंस हैं, कारनामे हैं, अचीवमेंट्स हैं, कोशिशें हैं, नॉन कलेक्टिवली एज अलीगढ़ मूवमेंट। मरकज था उसका अलीगढ़। ठीक है जी। हिज पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट्स थे, सैयद मुत्तकी शाह आपका फादर, और मदर अजीजुन्निसा। ठीक है जी। ही ज्वाइंड द सर्विसेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश में आपने जो है ज्वाइन किया गवर्नमेंट सेक्टर को 1838 में। रिमेंबर 1838 को आपके वालिद साहब का, यानी कि मुत्तकी शाह का जब डेथ हो गया, तो फिर आपने जॉब करना शुरू किया। ठीक है, के पास जॉब वो था जुडिशरी से रिलेटेड, अदलिया के अंदर जुरिस्ट भी थे आप, बहुत बड़े कानूनदान। तो 1838 को आपने जॉब करना शुरू किया, और आपने रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दिया 1876 को। ठीक है जी। ही रोट, आपने किताब लिखा असर और सनद when he was posted in दिल्ली, जब आप दिल्ली में जॉब कर रहे थे। आसार उस सनद, यानी कि जो दिल्ली की हिस्ट्री है उसको आपने यहाँ इसमें डिस्कस किया है। He worked in बिजनौर 1855 से लेकर 58 तक, आप यहाँ बिजनौर में जो है आपने काम किया। और ये सवाल पूछते हैं कि जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ तब आप कहाँ पोस्टेड थे? आप तब पोस्टेड थे बिजनौर के अंदर ही उस वक्त। और फिर आपने जो है काफ़ी, आपने नहीं चाहा कि ब्रिटिश या इंडियंस जो हैं उनको तकलीफ पहुँचे, या वो मतलब वो मरें। तो जितना हो सका आपने जंग को ख़त्म करने की कोशिश की, उसको डिफ्यूज़ करना चाहा आपने। अब यहाँ भी आपका किताब जो फेमस बहुत हुआ, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, असबाबे बगावत हिंद, किताब था पहले उर्दू में। ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है 1858 को जो है आपने किताब लिखा है, बड़ा किताब, बड़ा मशहूर है, फिर तर्जमा किया इसको इंग्लिश में भी। ब्रिटिश ने पहले ये कहा कि सिर्फ इंडिया के मुसलमान रिस्पॉन्सिबल हैं जंग आज़ादी को लेकर। जब मुसलमान हैं वो मुगल ताकत में, पावर में थे, तो उन्होंने बगावत की, या फिर ये जंग हो गया। तो उसके बाद ना, जंग के बाद जब ब्रिटिश पावर में आया तो उन्होंने काफ़ी सप्रेस किया मुसलमानों को। उनके जो लैंड्स थे, दे वर कन्फिस्केटेड, दे वर मेड जॉबलेस। तो आपने इस किताब में, इस बुकलेट में ये डिस्कस किया कि नॉट ओनली द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया बट आल्सो एवरी इंडियन इज रिस्पॉन्सिबल। चाहे वो इंडिया के, इवन इंडिया में जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, वो खुद भी, इंडिया के हिंदूज भी, या जो बाकी इंडियंस हैं, दे ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर आप ये ब्लेम ना लगाएं। ऐसा आपने बनाया गुलशन स्कूल। जो आपकी तहरीक है उसका जो मेजर फोकस था वो था टुवर्ड्स एजुकेशन, कि जो मॉडर्न एजुकेशन है ये लाजमी है, फिर इसके ज़रिए जो है वो तब्दीली आएगी, खुशहाली आएगी, बेहतरी आएगी।
ठीक है। तो आपने बनाया गुलशन स्कूल, शायद ये आपका पहला स्कूल था मेरे ख्याल में, मुरादाबाद में। ये सारे के सारे जो हम शहर अ, सुनते हैं ये यूपी के अंदर, ये इलाहाबाद, ये मुरादाबाद, अलीगढ़, ठीक है। लखनऊ सुनेंगे आप, आगरा यूपी के अंदर ही है। 1859 को बनाया आपने ये स्कूल मुरादाबाद के अंदर, इसका नाम था गुलशन स्कूल, ठीक है। फिर आपका ट्रांसफर होता है गाजीपुर में, तो वहां पर आपने बनाया 1863 को विक्टोरिया स्कूल, क्वीन विक्टोरिया थी उस वक्त, उसके नाम से बनाया, ठीक है जी स्कूल ये। फिर क्या होता है कि 1864 को आपने बनाया साइंटिफिक सोसाइटी इन गाजीपुर, जब वहां पोस्टेड थे आप। ये सोसाइटी क्या था? कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, रिटायर्ड प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, हिस्टोरियंस थे। उनमें मुसलमान भी थे, उनमें हिंदूज भी थे, और इसमें जो है अंग्रेज भी थे। उनको आपने ये टास्क दिया कि डिफरेंट जो बुक्स हैं इंग्लिश के, उनको तर्जुमा करें उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में, ताकि इंडिया के लोग इजीली समझ सकें, पढ़ सकें, ठीक है। कुछ इस तरह। इन अप्रैल 64 he was transferred to Aligarh, where he also shifted the scientific society। फिर इसको वहां पर आपने शिफ्ट भी कर दिया, लेकिन ये बनाया कहाँ गया था? गाजीपुर के अंदर, ठीक है जी। फ्री सोसाइटी जो है, इसने इशू किया कि वीकली मैगजीन जिसका नाम था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट इन 1866, ठीक है। और ये मैगजीन था इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में। इसका तरीके देबन काफी वो एंटी ब्रिटिश के, जो अंग्रेज यहाँ पे आए हैं, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनका कल्चर है, दैट्स अगेंस्ट इस्लामिक वैल्यूज, कुछ ये नजरिया था तरीके देबन का। तो आपने सोचा कि हमें क्लोज होना है विद द ब्रिटिश, और ये खिलाफ नहीं है इस्लाम के। माशाल्लाह हमारे जो इस्लामिक वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं, वो हमें रोकते नहीं है, वो हमें डिसअलाउ नहीं करते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन हासिल ना करें, इंग्लिश ना सीखें। तो भाई हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, वी शुड बी क्लोज टू दी ब्रिटिश, वो पावर में है इसके लिए। तो जो गैप था बिटवीन मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसको ख़त्म करने के लिए फिर आपने ये जो है मैगजीन इशू किया, वीकली मैगजीन था आपका ये। आपका जो एक और बड़ा कारनामा वो ये था कि आपने बनाया एक मदरसतुल उलूम मुसलमान हिंद, इसका नाम था, ठीक है। ये बनाया आपने अलीगढ़ के अंदर, 1875 की बात है, इन अलीगढ़। और ये जो आपका स्कूल इतना फेमस हुआ, और इसी को फिर आपने अलीगढ़ के अंदर ही जो है प्रमोट किया, जो है कॉलेज के अंदर, जो फेमस हुआ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, यानी कि MAO कॉलेज, 1877 को, ठीक है जी। तो ये जो MAO कॉलेज है, ये बना आपका मोनूमेंटल टास्क अलीगढ़ के अंदर, ये इनकलाब लेकर आया, ठीक है। ये कारनामा आपका। तो 2 साल के बाद ये स्कूल बन गया कॉलेज फिर, और इसका जो है जो MAO कॉलेज है, इसका किया था इनॉग्रेशन तब के वायसराय लॉर्ड लेटन, और काफी इसने जो आपको फंड्स भी दिए थे इस स्कूल को कॉलेज में प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और फिर क्या होता है कि सर आगा खान 3, ठीक है, आपने प्रमोट किया MAO कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। 1920 की बात है, जो आज एक जबरदस्त यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ के अंदर, ठीक है जी। Sir Syed Ahmad Khan was elected as the member of Imperial Legislative Council of Viceroy 1878 से 1880 तक, ठीक है जी। फिर आपने क्या बनाया? फिर आपने बनाया कि he founded All India Mohammedan Educational Conference, 1886 की बात है। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, MEC कहते हैं इसको। यहां पर आपने अपॉइंट किए बहुत सारे स्कॉलर्स को कि हर साल काफी दिनों के लिए आप कोई गैदरिंग करें, दरबार बुलाएं, कोई सिंपली लोगों को इन्फॉर्म करें, आप एनुअली बेस पे कॉन्फ्रेंस बुलाएं आप एक,
कभी लाहौर में, कभी कराची में, कभी ढाका, मुंबई, दिल्ली, कुछ इस तरह, टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट मॉडर्न एजुकेशन। और ख़ास तौर पे जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी, आपको वहां जाना है ताकि वो जो हैं अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें टू गेट मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज। ये इसका काम था MEC का। ठीक है जी। अच्छा, फिर जो है इट वाज नाइटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1888 की बात है, आपको सर का खिताब दिया गया। सर सैयद आप फिर यहां से बने थे। ठीक है जी। आपने बनाया पेट्रियाटिक एसोसिएशन इन 1888 अगेंस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। सियासत से आपने नहीं रोका मुसलमानों को, आपने ये कहा मुसलमानों को कि अभी जो है कांग्रेस को ज्वाइन मत कीजिए आप, बाकी आप लोगों की मर्जी है, कांग्रेस को ज्वाइन मत करें, दूर रहें कांग्रेस से आप। ये कुछ आपका नजरिया था। और आपका बहुत बड़ा कारनामा वह है द फादर, ही इज नोन एज द फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी जो है एक आपका बहुत बड़ा नजरिया है, आपका बहुत बड़ा जो है कारनामा है। 1867 को जब जो क्लेशेस हुए, दिस ईयर इज नोन एज द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी ईयर, तो आप गए बनारस और वहां का गवर्नर था शेक्सपियर, उसको आपने इन्फॉर्म किया ये जो हिंदूज हैं वाई दे आर अगेंस्ट अवर उर्दू लैंग्वेज। तो आपने कहा कि वी द मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन, तो नेशन का वर्ड आपने यूज किया, बिकॉज वी हैव अवर सेपरेट रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, एवरीथिंग फ्रॉम द हिंदूज। ये जो आपके अल्फाज हैं तो उनको जो है फेमस हुए है इस टू नेशन थ्योरी, और इसी के बेस पर आगे फिर पाकिस्तान भी बनता है। महात्मा गांधी born on 2nd October 1869 और 30 जनवरी 1948 को कत्ल किया गया था गांधी का। गांधी का रियल नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी यानी कि ग्रेट गांधी टाइटल है गांधी का। गांधी बहुत बड़ा नाम है, बड़े सगीर के अंदर गांधी और जिन्ना दो बहुत बड़े नाम हैं इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है जी। नथुराम गॉडसे, इसने जो है असैसिनेट किया महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 के अंदर। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम, पैदा हुए आप 25 दिसंबर 1876 और आपका डेथ हुआ 11 सितंबर 1948 को। बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। जो आपके कारनामे हैं उनको जरा आगे भी हम डिस्कस करते हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, आप पैदा हुए 9 नवंबर 1877 को, आपका इंतकाल हुआ 21 अप्रैल 1938 को। आप पैदा हुए सियालकोट में और आपका डेथ हुआ लाहौर में, और आपका जो मज़ार है वो है जो बादशाही मस्जिद है उसके बिल्कुल साइड पे, फ्रंट साइड में। He got the degree of PhD, PhD आपने किया फ्रॉम म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से 1907 की बात है ये। ठीक है। पहला किताब जो लिखा इकबाल ने वो ये किताब था इल्मुल इक्तिसाद, इकोनॉमी के बारे में किताब आपका ये आपका फर्स्ट बुक कहलाता है। जितनी भी किताब लिखे आपने, सबसे पहले ये किताब है आपका जो आपने किताब लिखा है 1903 में। फिर ये दो किताबें आपके जो फर्स्ट कलेक्शन कहलाते हैं पोइट्री को लेकर, असरारे खुदी 1915 को, फिर बांगे दरा 1924 में, व द फर्स्ट पोएट्री कलेक्शंस ऑफ अल्लामा इकबाल। जब बात हो असरारे खुदी की तो ये है आपका पोएट्री कलेक्शन, द फर्स्ट पोएट्री बुक, और ये लिखा आपने पर्शियन में, फारसी जबान में। ठीक है। अगर बात हो उर्दू लैंग्वेज को लेकर तो बांगे दरा इन 1924 द फर्स्ट उर्दू पोएट्री कलेक्शन ऑफ अल्लामा इकबाल। ठीक है जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन 28 दिसंबर 1885 इन बम्बई, जो कि आज मुंबई कहलाता है, वहां बनाया गया। कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय एलन ऑक्टेवन ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश इंडिया का सिविल सर्वेंट था, उसने बनाया। इसको A.O. ह्यूम कहते हैं, इसका कंप्लीट नाम है एलन ऑक्टेवन ह्यूम। ठीक है जी।
और WC बनर्जी यानी कि वमेश चंद्रा बनर्जी was the first president of Congress party. बंगाल को तोड़ा गया. बंगाल was divided on 16 October 1905 by Lord Curzon. लॉर्ड कर्जन ने जो वायसराय था, इसने सोचा कि बहुत बड़ा प्रोविंस है बंगाल, इसको हम तोड़ें तो काफी हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर. ठीक है जी. फिर यहाँ जो हिंदूज थे, कांग्रेस, दे वर अनहैप्पी और गांधी ने कहा कि इट इज द डायसेक्शन ऑफ मदर काउ, जो गाय माता उसका कत्ल किया आपने ये. और यहां मूवमेंट चलता है हिंदूज लॉन्चड स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेश मूवमेंट क्या होता है? यानी कि बाइकआउट फ्रॉम द ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज, सब कुछ अपना यूज करेंगे, स्वदेश अपना देश के यूज करेंगे, जो बाकी ब्रिटिश की चीजें हैं सबसे हमें बाइकआउट चाहिए. तो ये जो है मूवमेंट लॉन्च किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है जी. अब यहां मुसलमान बहुत खुश हो गए थे. ईस्ट बंगाल मिला जो है मुसलमानों को, और जो वेस्ट बंगाल वो जो है हिंदुओं के पास, कलकत्ता कैपिटल सिटी. मुसलमान बहुत खुश हो गए, हमें अलग सूबा मिल गया, प्रोविंस मिल गया, एरिया मिल गया. लेकिन जो हिंदूज थे दे वर अनहैप्पी. फिर यहाँ पर जो है मूवमेंट चला बहुत ही स्ट्रांग, तो मजबूर किया इस मूवमेंट ने ब्रिटिश को कि हमें इसको कैंसिल करें पार्टीशन को. द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनल्ड, वाज कैंसिल्ड, मर्ज किए गए दोनों बंगाल. कब की बात है ये? 12 दिसंबर 1911 को इन द दिल्ली दरबार, दिल्ली में बहुत ग्रैंड दरबार बुलाया गया, मीटिंग बुलाया गया. तो वहां पर जो है अनलमेंट को अनाउंस किया किसने? किंग जॉर्ज V, किंग खुद आए थे लंदन से यहाँ पे, ऑफिशियली डिक्लेयर द अनलमेंट. और लॉर्ड हार्डिंज जो कि वायसराय था, इसने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया. अगर सवाल हो ना किस वायसराय के दौर में अनलमेंट हुआ? लॉर्ड हार्डिंज. उसने इस प्लान को फिर इंप्लीमेंट भी किया, लेकिन जो ऑफिशियली तौर पे अनाउंस किया अनलमेंट को, जो खत्म किया पार्टीशन को, वो किंग जॉर्ज V थे, उसने किया ऐसा. फिर यहां मुसलमान नाखुश हो गए कि भाई क्यों जो है हमारे साथ आप लोगों ने नाइंसाफी की है. द शिमला और शिमला डेपुटेशन. शिमला जो है कैपिटल सिटी है, इंडिया का स्टेट है, हिमाचल प्रदेश का. और डेलीगेशन और डेपुटेशन यानी कि वफद कहलाता है ये. लॉर्ड मिंटो जो वायसराय, इसके साथ मुलाकात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए 1 अक्टूबर 1906 की बात है, शिमला में गए. एक वफद गया मुसलमानों का. ठीक है जी. जो आज हिमाचल प्रदेश कहलाता है ये, इंडिया का स्टेट. 35 प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स वर देयर अंडर सर आगा खान III. आपका रियल नाम था सैयद सुल्तान शाह, सुल्तान शाह. ठीक है. और जो अभी है वो आगा खान V है. तो आपने लीड किए 35 मुसलमानों को, जाकर मुलाकात किया, मीटिंग किया विद लॉर्ड मिंटो. आपके 3-4 डिमांड्स थे, लेकिन जो मेजर डिमांड था वो ये था, सेपरेट इलेक्टोरेट. ये मेन डिमांड था. ठीक है जी. ये मेन डिमांड था डेपुटेशन का. फिर लॉर्ड मिंटो ने काफी जो है आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया. फिर ये होता है कि मिंटो बोले रिफॉर्म्स जो आए, और इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, फिर यहां पे जो है मिंटो बोले रिफॉर्म्स के अंदर इस डिमांड को ऐड किया गया, शामिल किया गया. मिंटो वायसराय था, लॉर्ड मिंटो, और जो मोरले ये था इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ठीक है जी. तो ब्रिटिश ने ये राय दिया मुसलमानों को 1909 में, द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. लेकिन यहाँ पे हिंदूज जो थे देवर अनहैप्पी कि ये राइट क्यों दिया गया मुसलमानों को ऐसा. ठीक है जी. फिर यहां पे क्या होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन मिंटो मुल्ले रिफॉर्म्स, यहां जो है एक इंडिया का शख्स सत्येंद्र परसाना सिन्हा was the first Indian appointed to the Viceroy's Executive Council. इसमें पहला इंडिया का शख्स जो है वो ऐड किया गया, दिस वन. ठीक है जी. वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर.
All India Muslim League AIML was formed on 30 December 1906 in Dhaka, जो आज बांग्लादेश है, पहले बंगाल था, वहां बनाया गया। ठीक है जी। यूं समझे कि वहां जो हमने कहा ना कि 1886 को बनाया, यहां बनाया था सरशीद अहमद खान ने मुस्लिम्स मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस MEC। तो इसका हुआ एनुअली मीटिंग यहां ढाका के अंदर, तो इसको कन्वर्ट किया गया एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, आपने इनवाइट किया तमाम मुसलमानों को कि आप मेरे घर पे आ जाएं और आपके रहायश गाह पे जो है फाउंडेशन रखा गया मुस्लिम लीग का। देयरफॉर ही इज नोन एज द फादर और द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। ढाका से थे आप, नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है जी। मुस्लिम लीग तो बना दिसंबर 30 1906 को। फिर डिसोल्व कब हुआ कि आज है ये पॉलिटिकल पार्टी? आज नहीं है। मुस्लिम लीग वाज डिसॉल्व्ड ऑन 15 दिसंबर 1947। पाकिस्तान बनने के बाद दिसंबर 47 को डिसॉल्व किया गया इसको। ठीक है जी। सर आगा खान III was the first president of the Muslim League. ठीक है जी। The first annually session of the Muslim League was held in Karachi in December 1907। ठीक है। जिन्ना कायदे आजम ने ज्वाइन किया मुस्लिम लीग को 1913 में, किसके कहने पर? आपको फोर्स किया था मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, तो इसलिए फिर आपने ज्वाइन किया मुस्लिम लीग को। 1913 की बात है ये। और इससे पहले आपने ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906 में, जिसको आपने छोड़ दिया 1920 में बिकॉज ऑफ नन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ठीक है जी। अच्छा जी। द लखनऊ पैक्ट। अब जिन्ना जो हैं, जब 1906 को जिन्ना मेंबर बने जो हैं कांग्रेस पार्टी के, और 13 में ज्वाइन किया मुस्लिम लीग को, तो यहां जिन्ना जो हैं दोनों के मेंबर थे 1920 तक। 13 से 20 तक की बात है ये। ठीक है जी। द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड 29 दिसंबर को साइन हुआ। 31 दिसंबर, साल कौन सा है? 1916 है। 31 दिसंबर को इसको एक्सेप्ट किया फिर मुस्लिम लीग ने। लखनऊ में ये जो है, लखनऊ जो है कहां पर है? द कैपिटल सिटी ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। द फर्स्ट एंड फाइनल, द फर्स्ट एंड द लास्ट वन आर द ओनली मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस पार्टी, वो यहां पर हुआ। दोनों काफी क्लोज हो गए थे। ठीक है जी। यहां पे दो डिमांड थे मुस्लिम लीग के जो एक्सेप्ट किए कांग्रेस ने, द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स और 1/3 मुस्लिम्स इन सेंटर। ठीक है जी। मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है मरकज में 1/3, यानी कि अगर 100 सीटें हैं तो मुसलमान यहां पर होंगे 33। ठीक है जी। और ये राइट जो पहले ब्रिटिश ने दिया, यहां पर दिया कांग्रेस ने, यानी कि हिंदूज ने भी मुस्लिम लीग को। 1916 की बात है। ये दो बहुत फायदा मुसलमानों को हुआ, और इसके बदले में कुछ रिलीफ दिया जिन्ना ने जो है कांग्रेस को भी, यानी कि हिंदूज को भी। वो कैसे? फिर वो यहां की बात है। जो पंजाब और बंगाल है, पंजाब और बंगाल, यहां जो मुसलमानों की आबादी काफी ज्यादा मेजॉरिटी थी मुसलमानों की यहां पर ना, तो जो उनके सीट्स थे वो काफी कम किए गए थे, और हिंदूज यहां पे कम थे आबादी को लेकर, तो उनके सीट्स कुछ बढ़ाए गए थे यहां पंजाब और बंगाल के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, टू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस पंजाब एंड बंगाल अपोज्ड द लखनऊ पैक्ट। इसका वजह यह था कि भाई हमारे सीट्स कम क्यों किए गए हैं? तो जिन्ना ने कहा भाई हमें बहुत फायदा मिला यहां से, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये, डोंट वरी। Jinnah was given the title of the ambassador of the Hindu-Muslim unity by Sarojini Naidu. She was a female leader of Congress party. जिन्ना को खिताब दिया गया कि सर आप एम्बेसडर हैं हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी को लेकर।
दोनों को आपने इकट्ठा किया, साथ मिलाया, और अब जो है हम यहाँ से ब्रिटिश को बाहर निकाल देंगे इंडिया से। लेकिन जो यूनिटी यहाँ बनाया गया लखनऊ पैक्ट में, वो काफी कम अरसे के लिए था, कोई 4-5 साल के लिए मुश्किल में। अच्छा, फिर यहां पर क्या होता है कि एन रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, नॉन फेमसली एज रॉवलट एक्ट, जो पास हुआ 18 मार्च 1919 को। इसमें क्या हुआ, देखिए, रॉवलट एक्ट जो है ये नाम पड़ा सिडनी रॉवलट के बारे में, इसने इसको ड्राफ्ट किया था। यहां पर यह था कि जो इंडिया के लोग हैं वो कोई भी एहतजाज नहीं करेंगे, न कोई प्रोटेस्ट, न कोई धरना, कुछ नहीं देंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है जी, भाई कहां पर जमहूरियत है। फिर इसके खिलाफ जो है इंडिया के अंदर बगावत हुआ, एहतजाज हुए सिंपली, और अमृतसर के अंदर, पंजाब जो है इंडिया का आज, वहां पर यह वाकया पेश आता है, जालियानवाला बाग मास्कर। पीसफुल एहतजाज था, प्रोटेस्ट था, जहां पर जो है ब्रिटिश के जनरल, सोल्जर्स, सिपाहियों ने गोलियां चलाए। ये 13 अप्रैल 1919 की बात है। ठीक है जी, ब्रिगेडियर जनरल डायर ऑर्डर्ड फायरिंग एट पीसफुल प्रोटेस्टर्स, और बहुत सारे यहां पे लोग मारे गए थे इस इंसिडेंट के अंदर। ठीक है जी, यह सिल्क लेटर मूवमेंट 1913 से 1919 तक यहां इंडिया के अंदर, यूं समझें कि दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट ब्रिटिश टू सपोर्ट अफगानिस्तान एंड द ओटोमन एम्पायर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। 13 से शुरू हुआ, चला टुवर्ड्स टिल 1919। सिल्क लेटर, कुछ तरीके देवबंद के लीडर थे यहाँ इंडिया में, यहाँ अफगानिस्तान के अंदर, और कुछ थे मक्का, मदीना और जो हैं तुर्की के अंदर। तो जो लेटर सेंड किए गए एक दूसरे को, वो लिखे गए एक सिल्की कपड़े, सिल्की एक लेटर था, मतलब कपड़ा था, रेशमी रुमाल तहरीक। ठीक है जी, द मॉन्टे कैलेंडर फॉर रिफॉर्म्स ऑफ 1919, वायसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, यहां पे 1919 में जो है ये सवाल बहुत पूछते हैं कि डायरकी सिस्टम, मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस, सूबों के अंदर ये निजाम इंपोज किया ब्रिटिश ने, डायरकी सिस्टम, ड्यूअल गवर्नमेंट, यानी कि इंडियंस को शामिल किया गया यहां पर गवर्नमेंट में। इसके दो जो हैं पार्ट्स, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं यहां पर क्या थे, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, यानी कि ये ब्रिटिश के पास रहे। ब्रिटिश ने ये तमाम मिनिस्ट्रीज अपने पास रखे, और जो इंडियंस को दिए वो एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है जी, दिस ड्यूअल गवर्नमेंट इज नोन एज डायरकी सिस्टम, जो कि ये सूबों में, नॉट इन सेंटर, इन प्रोविंसेस, इन यूनिट्स, ये हुआ इंट्रोड्यूस। और 1935 में जो आता है इंडियन एक्ट 35, सूबों से खत्म करके ये फिर जो है मरकज में इंपोज किया गया इसको। द खिलाफत मूवमेंट, द खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924 तक चला ये। अब खिलाफत मूवमेंट यहां से स्टार्ट होता है। द फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस, 4 कॉन्फ्रेंसेस हुए, मीटिंग्स, ठीक है, वाज हेल्ड इन नवंबर 1919 इन दिल्ली। ये सवाल बहुत मर्तबा पूछे गए हैं कि फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहां हुआ था, नवंबर महीना 1919, कहां पे, दिल्ली के अंदर। द सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन दिसंबर 1919 इन अमृतसर। The third Khilafat Conference was held in February 1920 in Bombay or Mumbai। इसको कहते हैं आज मुंबई, पहले क्या था, पहले ये बम्बई था। ठीक है, वहां पर हुआ। फिर ये फोर्थ खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो जुलाई 1921 में हुआ कराची के अंदर। ठीक है जी, फिर यहां से जो है ये खिलाफत तहरीक कहलाता है। जो खिलाफत मूवमेंट है स्टार्ट हुआ अगेंस्ट ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट द ओटोमन एम्पायर। ठीक है जी, ब्रिटिश इंडिया वाज डिक्लेयर्ड। ये तमाम जो पार्ट्स हैं, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट।
फिर यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया के अंदर ये अनाउंस किया गया जो उलमा कराम थे कि दारुल हरब, दारुल प्लेस, हरब फसाद, जंग, कि यहाँ पे जंग होगा अब इंडिया के अंदर। जो मुसलमान हैं दे शुड नाउ लीव इंडिया। फिर क्या होता है कि हिजरत मूवमेंट हुआ टुवर्ड्स अफगानिस्तान 1920, और अफगानिस्तान ने शुरुआत में ये 18 से 20 हजार लोग गए, उनको वेलकम किया, और जैसे ये तादाद बढ़ा, कहा भाई निकलो यहां से, अभी छोड़ दो हमें आप। बेचारे यहाँ सब कुछ छोड़ के गए, फिर वापस हुए और भी ज्यादा फिर जलील हुए। फिर यहाँ होता है मलाबारा रेबेलियन। मलाबारा कोस्ट है जो इंडिया का मुंबई से लेकर गोवा, केरला, इट इज कॉल्ड मलाबारा। ये हिल्स भी हैं वहां, मलाबारा हिल्स भी। मलाबारा रेबेलियन और मोपला अपराइजिंग कहलाता है। मोपला ये मुसलमान थे, अपराइजिंग हुआ मलाबारा डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर 1921 की बात है। मुसलमान थे मोपला मुस्लिम्स, उन्होंने बगावत किया अगेंस्ट ब्रिटिश, 1921 की बात है ये, ठीक है जी, नॉन एज मलाबारा रेबेलियन और मोपला अपराइजिंग। और यहाँ बहुत सारे मुसलमानों को जो है शहीद किया था ब्रिटिश के सिपाहियों ने, यानी कि पुलिस ने, सोल्जर्स ने। द चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है जी, और गोरखपुर यूपी से जो है वहां पर यह वाकया होता है, ठीक है, टुक प्लेस फरवरी 1922 की बात है। एक टाउन है चौरी चौरा के नाम से यूपी के अंदर, इट वाज सेट ऑन फायर। और टाउन नहीं बल्कि वहां का जो था पुलिस स्टेशन वहां, उसको आग लगाया गया, और एज अ रिजल्ट कोई 22 पुलिस वाले जल के राख हो गए। फिर यहां पे जो है फिर गांधी ने कहा भाई हम इस मूवमेंट को अभी छोड़ रहे हैं। और वैसे गांधी ने ज्वाइन किया था इस मूवमेंट को इसके लिए ताकि हमें फायदा हो जाए। एक तो हम क्लोजिंग विद मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ लखनऊ पैक्ट, ठीक है जी, और अब हमारा भी फायदा यहां पे होगा ना। अगर ब्रिटिश के खिलाफ हम सब मिलके कैंपेन चलाएंगे तो वी विल ड्राइव देम आउट फ्रॉम इंडिया। ये कुछ गांधी ने सोचा, लेकिन फिर ऐसा नहीं होता है। द ओटोमन एम्पायर was founded in 1299, डिसोलोवा 1922 को, ठीक है। द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की abolished the Ottoman Empire on 1 नवंबर 1922। और यहां किसका रोल है? ब्रिटिश का इतना नहीं बल्कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जो कहलाता है द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न टर्की, ठीक है जी। द रिपब्लिक ऑफ टर्की, जो तुर्की आज है, was officially established on 29 अक्टूबर 1923। और जो आखिरी सुल्तान था महमूद सिक्स, ही वॉज एग्जाइल्ड, शायद ये सीरिया फिर चला गया था। तो ओटोमन एम्पायर को फिर जो है ये तहरीक जो खिलाफत मूवमेंट है इतना कामयाब नहीं हुआ। काफ़ी इसके जो लीडर्स थे देवर इम्प्रिजन, वो जेल में थे, और गांधी ने इनको जो है फिर छोड़ दिया। जो पीक पर मूवमेंट चला था, गांधी लेफ्ट इट, और गांधी को रोका था जिन्ना ने कि भाई आप लोग गलत कर रहे हो, जो आप लोगों ने बाइकाट किया फ्रॉम द बेल्ट, गलत किया आप लोगों ने, ऐसा ही है। और इसके लिए 1920 की बात है, जिन्ना ने छोड़ दिया था फिर कांग्रेस भी। दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स ऑफ 1927। एक्चुअली क्या होता है कि जिन्नाह को कुछ हिंदुओं ने कहा कि हमारे ऊपर हमारे लोग बहुत ही नाराज हो गए हैं, जब लखनऊ पैक्ट में आपको हमने दो आपके डिमांड्स मान लिए, राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट का और 1/3 का। अब इसको आप छोड़ दें, फिर बाकी जो डिमांड्स आपके होंगे उनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जिन्ना से ठीक है, कोई बात नहीं है, खत्म करते हैं इसको। फिर जिन्ना के कोई 4-5 और डिमांड्स वगैरह थे जो जिन्ना ने यहाँ पे दिए थे कांग्रेस वालों को। जिन्ना बहुत ही कमाल का शख्स है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। जिन्ना ने नहीं चाहा कि इंडिया को तोड़ा जाए, डिवाइड किया जाए। जिन्ना को फोर्स किया गया। गांधी, नेहरू, जो बाकी इंडियंस थे, उन्होंने खुद जिन्ना को पुश किया, फोर्स किया। तो उसके बाद जिन्ना का भी ये डिमांड कि हमें चाहिए आजादी आगे चलकर।
Salmon Commission reached India on 3rd February 1928 under Sir John Salmon, और इनके जो डेलीगेशन के अंदर 7 गोरे थे, सब गोरे ही थे, कोई भी यहाँ इंडियन शामिल नहीं था। तो जो भी इनके रिफॉर्म्स थे दे ऑल वर रिजेक्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। रिपोर्ट बड़ा फेमस हुआ। मोतीलाल नेहरू और उसका बेटा जवाहरलाल नेहरू, जो फिर बना आगे इंडिया का पहला वजीर आजम, इन्होंने बुलाया, एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। ठीक है जी। ये फिर 10 अगस्त 1928 को अनाउंस किया गया कि भाई हमारा ये रिपोर्ट है डिफरेंट रिफॉर्म्स को लेकर। ये बहुत लेंदी रिपोर्ट है। इसके 3 जो मैंने मेजर पॉइंट्स निकाले हुए ये हैं कि इंडिया में हो यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी द पावर शुड बी टू सेंट्रल, फेडरल नहीं बल्कि यूनिटरी गवर्नमेंट होना चाहिए। जो यूनिट्स हैं उनके पास कोई भी पावर नहीं होना चाहिए। ऑल द पावर्स शुड बी वेस्टेड इन सेंटर, जो सेंटर चाहे सुबह वही करेंगे लाजमी। ठीक है जी। 1/4 मुस्लिम, सेंटर के अंदर मुसलमान जो हैं 1/3 नहीं बल्कि 1/4 25% होंगे। ठीक है जी। और ये कहा आपने जॉइंट इलेक्टोरेट्स। और फिर इसके खिलाफ आया जिना के 14 पॉइंट्स। मुस्लिम लीग का रिएक्शन है, नोन एज जिनाज 14 पॉइंट्स। 28 मार्च 1929 की बात है। ठीक है जी। अब यहां भी जिना ने पहले 3-4 दिए थे अमेंडमेंट्स कि ठीक है वी अग्री, हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं नेहरू रिपोर्ट को, इसमें 3-4 तब्दीलियां करें, वो नहीं किए गए। व्हाट नेहरू सेड, नो इट्स फाइनल, अवर रिपोर्ट इज फाइनल। तो उसके बाद जिना ने मुस्लिम लीग ने अपना मौकफ पेश किया, नोन एज जिनाज 14 पॉइंट्स। ठीक है। अब यहां जिना ने कहा कि यूनिटरी नहीं बल्कि आप क्या लेकर आए, इंडिया में होना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि द पावर्स जो हैं वो सूबों के पास लाजमी हो डिस्ट्रीब्यूट। दे शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इन इंडिया। जो मरकज के पास नहीं बल्कि जो सूबे हैं, यूनिट्स हैं, उनके पास भी अख्तियार लाजमी होने चाहिए फेडरल। और ये जनाब ने कि 1/3 मुसलमान हो मरकज के अंदर और ये सेपरेट इलेक्टोरेट लाजमी हो। जना के 14 पॉइंट्स हैं, हमारा एक अलग उस पर लेक्चर भी है। ठीक है जी। तो ये जना की मेन चीजें जो जना ने नेहरू रिपोर्ट को अमेंड करने के लिए पेश भी किए थे। ठीक है जी। बहरहाल फिर जना के पॉइंट्स को फिर नहीं माना कांग्रेस ने, मामला और कुछ खराब हो गया। फिर यहां पे आता है अलाहाबाद एड्रेस, हिस्टोरिक अलाहाबाद एड्रेस ऑफ अल्लामा इकबाल, 30 दिसंबर 1930। अब जिना के जो 14 पॉइंट्स हैं वहां पे कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि जिना ने डिमांड किया सेपरेशन को लेकर। नो, सिर्फ डिमांड ये थे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस राइट्स। और यहां पे आकर जब जिना के 14 पॉइंट्स को रिजेक्ट किया कांग्रेस ने, तो फिर ये आ गया अलाहाबाद एड्रेस। फॉर द फर्स्ट टाइम यहां डिमांड होता है सेपरेशन के लिए कि भाई हमें चाहिए आजादी, या 2 इंडिया में स्टेट्स हों, कुछ इस तरह डिमांड की तरह है यहां पर। ठीक है जी। अच्छा, 3, जब मसला बहुत खराब हो गया इंडिया में, यहां पर ये जिना के 14 पॉइंट्स, नेहरू का रिपोर्ट, अलाहाबाद एड्रेस, तो इस इशू को कूल करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर कन्वेंड इन लंदन। ठीक है जी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स 1930 से 32 तक बुलाए गए 3 मीटिंग्स लंदन के अंदर। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है? यूके पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, लोअर हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है। तो जो अपर हाउस है यूके पार्लियामेंट का, वहां ये हुए थे कॉन्फ्रेंसेस। द आइडिया ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस was given to लॉर्ड इरविन, जो कि वायसराय था, बाय मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने कहा कि भाई यहां पर सर ये इश्यूज काफी हो गए हैं, अब चलते हैं सब लंदन और वहां अपने इश्यूज को हम आराम से हल कर लेंगे। तो जिन्ना का ये आइडिया था। ठीक है जी। फिर यहां पर क्या होता है कि द कॉन्फ्रेंसेस वर इनॉग्रेटेड बाय किंग जॉर्ज 5। ठीक है जी। और इनको चेयर किया पीएम ऑफ द यूके रमसी मैकडोनाल्ड ने। ठीक है जी। और रिमेंबर
सर आगा खान 3 ने लीड किया था यहाँ मुसलमानों को। यहां पर आता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, शुरू हुआ 12 नवंबर 1930 को, खत्म हुआ 19 जनवरी 1931 को खत्म हुआ। अब यहां पे ना इकबाल नहीं था मुसलमानों के साथ, और यहां कांग्रेस भी इसमें नहीं था शामिल। तो जिन्ना ने एडवाइस दिया लॉर्ड इरविन को कि सर आप लोग क्या करें, गांधी जो कुछ और लीडर्स जेल में हैं, दे वर ऑलरेडी इम्प्रिजन्ड इन जेल, उनको निकालें, उनको लेकर आए यहाँ पर इन मीटिंग्स में, ताकि फ्यूचर में हमारा कोई सॉल्यूशन निकल आ सके। तो फिर यहाँ पर एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी वायसराय लॉर्ड इरविन, 5 मार्च 1931। फिर कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया जेल से, जो केसेस थे वो खत्म किए गए। गांधी अग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर आता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 को। लेकिन गांधी ने, देखिए जिन्ना ने चाहा कि भाई गांधी यहां होना चाहिए, गांधी बहुत बड़ा नाम है, गांधी यहां होना चाहिए, पर गांधी का ये रवैया सुन, ये कहा कि नहीं भाई, इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है, कोई और पार्टी को हम मानते ही नहीं है। तो लिहाजा यहां लंदन के अंदर जो बाकी नुमाइंदे सबको बाहर निकाल दें, बस भाई हमें तय करेंगे, हमारे साथ आप डील करें, ये मुस्लिम लीग ये कुछ भी नहीं है, कुछ ये सर रवैया गांधी का। तो फिर ये भी मीटिंग वहां पर फेल हो गया। और उसके बाद यहाँ आता है कम्युनल अवार्ड, ठीक है जी, गिवन बाय द ब्रिटिश पीएम रमसी मैकडोनाल्ड, 16 अगस्त 1932 की बात है, आफ्टर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर यहाँ आता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी, 17 नवंबर 1932, 24 दिसंबर 1932 में। यहां पे ना जिन्ना नहीं थे मुस्लिम लीग में, गुस्सा आ गया आपको ड्यूरिंग सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कि गांधी क्या कह रहे हैं ये, ठीक है। चौधरी रहमत अली, फिर ये तीनों मीटिंग्स ये फेल हो गए, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस दे फेल्ड। फिर यहां पे क्या होता है कि चौधरी रहमत अली जो स्टूडेंट थे तब आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, आपने क्या किया, 1933 की बात है, इशू किया एक पंफलेट को, नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, ठीक है जी। यहां आपने क्वाइन किया वर्ड पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान, पहले इसमें आई नहीं था, ये PAKSTAN, P फ्रॉम पंजाब, A फ्रॉम, अब हमारे पास दोस्त कहते हैं अफगानिस्तान, भाई क्यों अफगानिस्तान, ए फ्रॉम अफगानिया, द ओल्ड नेम ऑफ NWFP, नाउ इसके पीके, के कश्मीर। फिर यहां पर आजकल हम आय लिख लेते हैं, पाकिस्तान, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स कहेंगे आय मतलब इस्लाम, आय मींस ईरान, नो, पर भाई आय था ही नहीं, आय को हमने यूज किया एज अ वावल के तौर पे, तो आय को यहां से बाहर निकाल दें। इस सिंध तान बलूचिस्तान, ठीक है। तो यहां पर 4 सूबे, पंजाब, अफगानिया मींस KP के कश्मीर, एस सिंध तान फ्रॉम बलूचिस्तान, 4 सूबे और कश्मीर, वहां से नाम लिए गए। और फिर आपने मूवमेंट लॉन्च किया, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट, लंदन के अंदर, टू प्रमोट द कॉज ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स। अच्छा जी, फिर ना जब सब लीडर्स वापस आए, जिन्ना को बहुत गुस्सा था, आपने वहां पर स्टे किया लंदन के अंदर। फिर यहां से लेटर सेंड किए गए लियाकत अली खान ने और इकबाल ने। तो फिर जिन्ना आए वापस 1934 को, और फिर आपको बनाया गया था मुस्लिम लीग का एज प्रेसिडेंट परमानेंटली। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फेडरल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, और एक ने डिवाइड किया इंडिया को इन 11 प्रोविंसेस, ठीक है जी। डायरकी सिस्टम वाज अबॉलिश फ्रॉम प्रोविंसेस, और ये कहां हुआ इंट्रोड्यूस, मरकज के अंदर। सिंध को अलग किया गया मुंबई से 1 अप्रैल 1936 में। देखें 1843 को सिंध को फतेह किया अंग्रेजों ने,
1847 को सिंध वाज मेड द पार्ट ऑफ बम्बई प्रेसिडेंसी, फिर यहाँ पर सूबा बना सिंध फिर अलग, ठीक है जी। फिर इलेक्शंस होते हैं इसी एक्ट के तहत जनवरी एंड फरवरी 1937 में। कुछ यूं होता है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जुलाई 1937 को 8 सूबों के अंदर एक्सेप्ट पंजाब, बंगाल एंड सिंध, कांग्रेस मेड मिनिस्ट्रीज इन 8 प्रोविंसेस, ठीक है जी। और बहुत सारे पावर्स थे इनके पास भी। फिर कांग्रेस ने जो नाइंसाफियां किए विद मुस्लिम, सबको वो पता है। मुसलमानों के जो हैं लैंड्स कन्फिस्केट किए गए, उनको टार्चर किया गया, उनको डिस्टर्ब किया गया, ठीक है जी। फिर यहाँ पे जिन्ना ने अपॉइंट किया एक कमेटी अंडर सैयद राजा मोहम्मद मेहदी कि आप जो हैं एक रिपोर्ट पेश करें कि कहाँ कहाँ पर जो हैं कांग्रेस के जो हुक्मरान हैं, लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो काफ़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो 1938 की बात है, नवंबर का महीना 38 की बात है, आपने एक रिपोर्ट इशू किया, पीरपुर रिपोर्ट कहते हैं इसको, पीरपुर शहर इसके लिए नॉन एज पीरपुर रिपोर्ट। और वहां पे आपने बता दिया कि भाई ये जो हैं नाइंसाफियां हो रहे हैं इंडिया के अंदर अगेंस्ट मुस्लिम्स बाय कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। फिर यहाँ पे वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाता है सितंबर 1939 को। तो ब्रिटिश ने कहा कांग्रेस को, या तो हमारे साथ आप लड़ें अगेंस्ट जापान, जर्मनी एंड इटली, या रिजाइन दें, डिसॉल्व करें, अपने असेंबलीज को छोड़ दें आप। तो फिर सोचा गांधी ने, नेहरू ने कि भाई हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम जो हैं इस्तीफा दें, उसके बाद हम कैंपेन चलाएंगे। अब ब्रिटिश बिजी है जंग में, फिर यहां से इनको हम पुश करेंगे तो फिर ये इंडिया को छोड़ देंगे, कुछ इस तरह। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड अक्टूबर और नवंबर 39 की बात है। फिर क्या होता है कि दिसंबर महीने के अंदर द डे ऑफ डिलीवरेंस, मुस्लिम लीग ने ऑब्जर्व किया द डे ऑफ डिलीवरेंस, योमे निजात, 22 दिसंबर 1939 को, कि जो मुसीबत जुल्म हो रहा था अब वो खत्म हो गया यहां पर कांग्रेस का। द टाइटल कायदे आजम वॉज गिवन टू जिन्ना in 1938 by मौलाना मजहरुद्दीन। लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ 23 मार्च 1940 को, और किसने पास किया, मूव किया, इसको पढ़ा, अबुल कासिम फजलुल हक, ए के फजलुल हक, सीएम थे आप पहले बंगाल के उस वक्त, ठीक है जी। शेरे बंगाल कहलाता है ये। फार्मली तौर पे ये जो लाहौर का रेजोल्यूशन है, आल्सो नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन, यहां पे डिमांड होता है। इलाहाबाद एड्रेस में इनफॉर्मल डिमांड था और यहां पर ये फॉर्मल डिमांड था फॉर सेपरेशन, ठीक है जी। अच्छा, द क्रिप्स मिशन इंडिया में मार्च 42 की बात है, जिसको लीड किया सर स्टीफोर्ड क्रिप्स ने, और कुछ इनके एडवाइस थे इंडिया के दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग को लेकर के, अभी आप लोग खामोश रहें, जंग को खत्म होने दें, उसके बाद जो आपके डिमांड्स होंगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अभी आप शांत रहें। हमारा एक अलग लेक्चर भी है इस पर, आप उसको देख सकते हैं। फ्री है क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी ने मूवमेंट को लॉन्च किया 8 अगस्त 1942 की बात है, ठीक है जी। और यहां बंबई के अंदर, नाउ इट्स मुंबई, पहले था बंबई, वहां ये मूवमेंट लॉन्च हुआ। गांधी रेस स्लोगन क्विट इंडिया और डो और डाई, फेमस गांधी का स्पीच भी है, डो और डाई स्पीच, ठीक है जी। फिर इसके रेस्पॉन्स में जिन्ना का स्लोगन के डिवाइड एंड क्विट, पहले ब्रिटिश जो है इंडिया को तोड़ें, उसके बाद यहां से चले जाएं। गांधी जिन्ना टॉक्स सितंबर 44 बंबई। गांधी ने सोचा कि भाई जिन्ना बहुत बड़े लीडर हैं, अगर जिन्ना के 14 पॉइंट्स को गांधी नेहरू एक्सेप्ट कर लेते तो कभी भी इंडिया का पार्टीशन ना होता। अब यहां गांधी ने कहा जिन्ना को, भाई आपके 14 पॉइंट्स को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी डिमांड्स हैं हमें कबूल हैं। ये जिस बात कर रहे हैं ना सेपरेशन की, अलग मुल्क, इसको छोड़ दें आप कहेंगे, उसके बाद जो डिमांड आप चाहेंगे हम मान लेंगे। जिन्ना से नो, इट्स टू लेट नाउ, हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब कुछ नहीं होगा। शिमला कॉन्फ्रेंस होता है
25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 शिमला के अंदर बाय लॉर्ड वेवेल। यहां पे वेवेल ने अपना प्लान पेश किया। ठीक है जी। लॉर्ड वेवेल वाज द पेनल्टी मेट, यानी कि सेकंड लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। वेवेल ने क्या सोचा कि इंडिया के लोगों को ना हम शामिल करें वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, इसको और भी हम करते हैं एक्सपांड। ठीक है जी। 14 सीट्स यहां लेकर आते हैं। 6 सीट्स किसके लिए? मुसलमानों के लिए। 6 सीट्स फॉर हिंदूज, और जो 2 सीट्स हैं सिख और जो बाकी इंडिया के माइनॉरिटीज उनके लिए। लेकिन यहां कांग्रेस का ये कहना कि जो 6 सीट्स हैं वो मुस्लिम लीग को ना दें, 5 दें मुस्लिम लीग को सीट्स, यहां से 1 सीट चाहे किसी मुसलमान को दें, लेकिन वो मुस्लिम लीग का मेंबर नहीं होना चाहिए। फिर यहां से इख्तलाफात हो गए थे, फिर वहां हुए थे इलेक्शंस बाद में भी, ये भी यहां पर फेल हो गया। फिर ये द कैबिनेट मिशन प्लान मार्च 46, इसने आकर डिवाइड किया इंडिया को 3 पार्ट्स के अंदर, ए, बी और सी। ए में जो आज इंडिया के मेजॉरिटी एरियाज हैं, बी में जो हमारा आज पाकिस्तान है ऑलमोस्ट ये, और सी में बंगाल एंड आसाम। जो बंगाल आज वेस्ट बंगाल है वो भी, और आसाम इंडिया के पास है, वो भी यहां रखे गए थे इसके अंदर। फिर ये डायरेक्ट एक्शन डे आल्सो कॉल्ड कोलकाता किलिंग्स, 16 अगस्त 1946 को ये हुआ। बहुत सारे हिंदूज और मुसलमान लड़े आपस में, मरे आपस में, यहां पर बहुत नुकसान हुआ था उस वक्त यहां पे। फिर यहां बनता है इंटरम गवर्नमेंट 2 सितंबर 46 को टिल 15 अगस्त 1947। यहां फर्स्ट में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हो रहा था, फिर बाद में शामिल हुए और 5 मिनिस्ट्रीज दिए गए थे मुस्लिम लीग को। ठीक है जी। लॉर्ड माउंटबेटन, द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, अराइव्ड इन इंडिया 22 मार्च 1947, और इसने दिया 3 जून प्लान 47 को, नोन एज माउंट बेटन प्लान, कि किस तरह हम तोड़ें जो है इंडिया को। ठीक है जी। फिर आखिर में ये होता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947, सिंपली 3 जून प्लान को पास किया गया, जब अप्रूव किया गया, नोन एज इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 47। इट इज नोन एज द लास्ट ऑफिशियल लेटर इश्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है जी। हमारे पास आप लोगों के लिए एक लिस्ट है वायसरायज ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1858 टू 1947। 20 वायसराय यहां पर थे टोटल। कितने? 20 वायसरायज। नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग, ये साल याद कीजिएगा, 1858 तो 62, ये खुद याद कीजिएगा आप लोग, क्योंकि पूछते हैं कि इस डेवलपमेंट में, इस इवेंट में वायसराय कौन था, तो इसके लिए आप साल याद कीजिएगा। लॉर्ड एल्जिन 1, सर जॉन लॉरेंस, और लॉर्ड लॉरेंस नंबर 3 पर है ये। ठीक है जी। लॉर्ड मायो नंबर 4, द ओनली वायसराय हु वाज assassinated इन इंडिया, जो इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वहां इसका कत्ल किया गया था। ठीक है जी। 5 पर है लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। ठीक है। लॉर्ड लटन, अब ये ना एटलीस्ट आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। लॉर्ड रिपोन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एल्जिन, ये 2 आ गया यहां पर ये। ठीक है जी। 11 पे लॉर्ड कर्जन है। अब देखें ये साल याद रखें कि इन सालों में ये इसका दौर है, तो कोई डेवलपमेंट आएगा ना उसको जल्दी आप आराम से पकड़ लेंगे। ठीक है जी। लॉर्ड मिंटो, अब ये 2 है, लॉर्ड मिंटो 2। लॉर्ड मिंटो 1 कौन था? वो था इंडिया का पहले गवर्नर जनरल बिफोर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो 1 था, ये 2 है। लॉर्ड हार्डिंज 2 और 1 भी था पहले गवर्नर जनरल, और ये 2 क्या है? वायसराय है। ठीक है। देखिए लॉर्ड कर्जन के दौर में क्या होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, और इसके लॉर्ड हार्डिंज के दौर में अनलमेंट हो जाता है। ठीक है जी। सवाल पूछते हैं कि लॉर्ड मायो के दौर में हुआ इंडिया में पहला सेंसस, मर्दमशुमारी भी। ठीक है जी। फिर यह है लॉर्ड कैल्मसफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिनलेथगो, लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन।
तो इनके जो ये ईयर्स हैं, जो साल हैं, ये भी याद कीजिएगा। उनके सवाल पूछते हैं कि इस साल को लेकर, ये डेवलपमेंट को लेकर, मसलन कैसे 1940 में जब पास हुआ लाहौर रेजोल्यूशन, तब वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड लेनलेथ। ठीक है जी। तो ये सवाल ना, ये जो 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 इनका टेन्योर है, जो इनके ईयर्स हैं, उनको प्रॉपर्ली आप याद रख लें, क्योंकि ये सवाल तकरीबन पूछते रहते भी हैं। ठीक है जी। इन द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, हमारे पास आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स 21 लाइनर हमारे पास जो है वर्ल्ड करंट अफेयर्स के डेवलपमेंट्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं। पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम शेयर करते हैं ग्रुप में। एडमिशन फीस इसका 1000 और 500 इसका मंथली फीस। तो फर्स्ट मंथ में जो है आप 1500 पे करेंगे और फिर हर महीने में 500 आप पे करेंगे। ठीक है जी। तो यह है हमारा आज का लेक्चर, आज का वीडियो, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया फ्रॉम 1857 टू 1947 पार्ट 2, और फिर आएगा हमारा पार्ट 3। होप कि ये हमारा लेक्चर जो है आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाएगा। ठीक है जी। जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।